नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए वीकली टेस्ट जो 29 जून को होने वाला है उसके लिए हम सोशल साइंस का एक मॉडल सेट देखने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा सेट होगा। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं, ये हमारा दूसरा सेट है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों का 29 जून को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40, समय मिलेगा आपको 90 मिनट। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 16। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है डैश। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है डैश। ऑप्शन है नस्ल, जाति, भाषा, क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसमें सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा। नेक्स्ट सवाल है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, पश्चिमी उत्तर प्रांतों में या दक्षिण पूर्वी प्रांतों में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तमिल, सिंघली, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं? श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो आपका सिंघली जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सिंघली। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? 57, 58, 59 या 60? बेल्जियम में डचों की आबादी जो है 59% है। 59 हो जाएगा, 59, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? जर्मन, डच, फ्रेंच या जर्मन, डच, फ्रेंच? बेल्जियम में मुख्य रूप से जर्मन, डच और फ्रेंच की भाषा बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर जो है नेपोलियन को पराजित किया था। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो याद रखना, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। ठीक है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नारीवाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वीकली टेस्ट में कुल मिलाकर 10 आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा मॉडल सेट है। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। अगर आप अभी तक सेट 1 को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज देख लीजिए। ये सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था 1861 में। याद रखना, 1861। नेक्स्ट है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। ठीक है, नेपोलियन आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? भारत, इंग्लैंड, रूस या जर्मनी में? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंग्लैंड।
नेक्स्ट है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखना रूसो। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक जो है रूसो थे, रूसो। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। ऑप्शन है प्रसा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका प्रसा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। अगर आप अभी तक सेट 1 को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेट 1 का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो 1871 में। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, 1871। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है, तो मैथ्सिनी का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, मैथ्सिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीकली टेस्ट में आपको 6 सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम 6 से ज़्यादा सब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला सवाल है हमारा कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए, मानव निर्मित संसाधन जो होते हैं, जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे कि उद्योग आप लिख सकते हो, मशीन, मकान, बांध, परिवहन के साधन, ये सब आपको लिखना है। जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है। जलोढ़ मृदा, देखिए नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट सवाल है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की है। देखिए, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा जो है 2 प्रकार की है। पहला है खादर, दूसरा है बांगर। ठीक है, याद रखना, खादर और बांगर। नेक्स्ट सवाल है, काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास की खेती के लिए। याद रखना, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। आपको याद रखना है 33%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। देखिए, भूमि निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से जो मृदा की उर्वरा शक्ति लगातार कम हो रही है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से मृदा की उर्वरा शक्ति में लगातार होने वाले कमी को भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। देखिए, भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण है। पहला आपको लिखना है वन उन्मूलन। ठीक है, आधुनिक विश्व में वनों का प्रतिशत में कमी होती जा रही है। कृषि के कारण और शहरीकरण के कारण वनों की मात्रा में कमी होती जा रही है। वनों के नहीं होने से भूमि का निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है। ये पहला पॉइंट आपको लिख देना है। दूसरा आपको लिख देना है अति पशुचारण। देखिए, भूमि पर अत्यधिक पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण भी हो रहा है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका हो गया खनन। अत्यधिक खनन के कारण, जैसे कि कोयला हो गया, आपका खनन हो गया, बॉक्साइट हो गया, इन खनिजों के खनन के कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। खनिजों के खनन से मिट्टी की मात्रा में कमी होती जा रही है। इस प्रकार से आपको ये तीसरा पॉइंट आपको लिखना है। चौथा लिख देना आपको अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी का जो ऊपरी सतह है वो जल के साथ क्या होता है, बह जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है चौथा पॉइंट। पांचवा आपको लिख देना है कि औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अवशिष्ट पदार्थ। देखिए, उद्योगों से जो जल बाहर निकलता है उसका बहाव मिट्टी पर ही होता है
और मिट्टी उसके साथ बह जाती है, या मिट्टी में जो प्रदूषण है वो मिल जाती है। ठीक है, मिट्टी में प्रदूषण कारक सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण भी हो जाता है। ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और लास्ट में आपको लिख देना है कि उपयुक्त कारणों के द्वारा मिट्टी का निम्नीकरण लगातार बढ़ती जा रही है और इन कारणों को कम करके हम भूमि का निम्नीकरण को रोक सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट जो सवाल है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मृदा के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। मृदा के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो आपको लिखना है कि मृदा का संरक्षण से अर्थ है कि मिट्टी की ऊपरी सतह अर्थात मृदा का जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखने से है। ठीक है, मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। देखिए, मृदा के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है कि वृक्षारोपण। ठीक है, पेड़ पौधे आपको लगाना है, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, चारगाहों का उचित प्रबंधन, पशु चारण नियंत्रण, रेतीले टीलों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाना। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती करना, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती करना, खनन पर नियंत्रण रखना है, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। ठीक है, लास्ट आपको लिख देना है कि औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित करना है। ठीक है, ताकि मिट्टी प्रदूषण ना हो। ठीक है, और नीचे आपको लास्ट में लिख देना है कि उपयुक्त उपाय के द्वारा हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। आज मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये था सोशल साइंस पेपर के लिए एक मॉडल सेट। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।